Hello everyone, welcome to my channel. As you know, we have started chapter 1 from history of class 10th, and the name of this chapter is The Rise of Nationalism in Europe. In today's video, we are going to study the making of Germany and Italy. उसके बाद हम ब्रिटेन के बारे में भी बात करेंगे। देखो, जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन सामने यहाँ पे लिखा है, वो है कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी किसी नेशन को बना सकती है? तो इसका जवाब तो हमें ये आगे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग की, तो अभी तक आपको क्या दिख रहा है? अभी तक ये समझ में आ रहा है चैप्टर पढ़ने के बाद कि नेशनलिज्म की फीलिंग लिबरल्स में और लोअर क्लास में बहुत तेज़ी से फैल रही है। लेकिन आफ्टर 1848 ये फीलिंग कंजर्वेटिव्स के बीच में भी फैलना शुरू हो जाती है। कंजर्वेटिव्स फैला रहे थे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को। क्यों फैला रहे थे? क्योंकि वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे और अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन स्थापित करना चाहते थे पूरे यूरोप पे। इसीलिए वो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को बढ़ावा दे रहे थे। और इसी के बाद इटली और जर्मनी यूनिफाइड होते हैं एज नेशन स्टेट्स। अभी प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो लिबरल्स थे उन्होंने उनके इनिशिएटिव से कोशिश उन्होंने की थी कि जर्मनी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई जाए। इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट का ड्राफ्ट बनाया और उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा कौन थे उस समय पर्शिया के? राजा थे फ्रेडरिक विलियम IV। तो राजा ने जब ये ड्राफ्ट देखा तो उन्होंने इस ड्राफ्ट को एकदम रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि ड्राफ्ट में बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि राजा की पावर क्या हो जाएंगी? लिमिटेड हो जाएंगी। राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करना पड़ेगा। तो राजा को ये क्यों पसंद आएगा? इसलिए फ्रेडरिक विलियम ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने लिबरल्स के इनिशिएटिव को रिप्रेस करने के लिए, मतलब क्रश करने के लिए, अदर राजाओं से भी मदद ली, मिलिट्री से भी मदद ली और पर्शिया के जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे उनसे भी मदद ली। सब ने मिलके लिबरल्स के जो ये इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, उसको ख़त्म कर दिया, उसको क्रश कर दिया। अब 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि पर्शिया के जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे उनको क्या बोला जाता था? तो उनको जंकर्स बोला जाता था, याद रखना। सो ये सब हुआ। अब पर्शिया ने लीडरशिप ली कि वो क्या करेगा, अपना यूनिफिकेशन करेगा। और पर्शिया ने अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क को ये यूनिफिकेशन के प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया आप हमारे नेशन को यूनिफाई कराओ। और ओटोमन बिस्मार्क की हेल्प किसने की? पर्शियन आर्मी ने और ब्यूरोक्रेसी ने। 7 साल में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। किसके किसके बीच में? पर्शिया ऑस्ट्रिया के बीच में, पर्शिया डेनमार्क के बीच में, पर्शिया फ्रांस के बीच में। मतलब पर्शिया ने इन तीनों से लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। और इन तीनों की लड़ाई के बाद लास्ट में जीत किसकी हुई? पर्शिया की हुई। और वहीं पे जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है ख़त्म हो गया। और एट लास्ट जनवरी 1871 में पर्शिया के राजा विलियम I को जर्मन एम्पायर बना दिया गया। अब नेशन स्टेट तो बन गया, लेकिन नेशन स्टेट में एक जो होती है ना कि आपकी कॉमन आइडेंटिटी, ये सब की फीलिंग लाने के लिए क्या क्या किया गया? करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग सिस्टम लाया गया, जुडिशियल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाया गया, ये सारी चीज़ें लाई गई, ठीक है। तो यहाँ तो हमने पढ़ लिया किसका आपका मेकिंग ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी एज अ नेशन स्टेट कैसे यूनिफाई हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इटली की कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। देखो, जर्मनी की तरह इटली में भी बहुत लंबी प्रोसेस था, ठीक है। इटली पूरे 7 स्टेट्स में डिवाइड था। कितने स्टेट्स में? 7 स्टेट्स में। और सिर्फ एक स्टेट वहाँ का जो था सर्डिनिया पिडमोंट, वहाँ का राजा इटालियन प्रिंसली से बिलोंग करता था। बाकी सब दूसरे राजा थे, लेकिन जो सर्डिनिया पिडमोंट का राजा था वही इटालियन प्रिंसली से बिलोंग करता था। अब इटली को देखो 3 भाग में बांटा गया है, नॉर्थ इटली, सेंट्रल इटली और साउथ ईस्ट इटली।
तो जो नॉर्थ में किसका शासन था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का। सेंटर में किसका शासन था, पोप का। पोप मतलब वो पादरी लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े चर्चेस में पादरी रहते हैं, उनको कहा गया है, पोप लोगों का रहता था। और जो साउथ रीजन था उसमें बर्बर किंग्स ऑफ स्पेन का कब्जा था। तो बेसिकली जो इटली को 3 भागों में बांटा गया था और ऐसे ही बांटा गया था। और वहीं पे सर्डिनिया पिडमॉन्ट में इटली प्रिंसली हाउस का कब्जा था। और इतने सारे राजा थे, इतने सारे स्टेट्स थे, इस वजह से वहाँ की लैंग्वेज इटालियन नहीं थी। वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, बहुत सारे लोकल वेरिएशन थे वहाँ पे, मतलब बहुत अलगाव की स्थिति थी, बहुत विभिन्नता थी। ठीक है, अब आपको पता है कि इटली में गिज़ेप्पे मज़ैनी ने कोशिश की थी कि इटली को यूनाइट किया जाए ना, यूनिटरी एक उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, एक उन्होंने मतलब कोशिश की थी कि इटली को क्या किया जाए, यूनिफाई किया जाए। ठीक है, सो इसीलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली। ठीक है, उन्होंने 2 सोसाइटी बनाई थी, एक थी यंग यूरोप और एक थी यंग इटली। तो यंग इटली के यूनिफिकेशन के लिए बनाई थी, लेकिन उनका जो ये पूरा उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, सब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। ठीक है, अब उनके फेलियर के बाद सर्डिनिया पिडमॉन्ट के जो राजा थे विक्टर एनामल II, इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अब इटली को यूनिफाई करिए। ठीक है, आपको लड़ भिड़ के जैसे भी इटली को यूनिफाई करना है, आप यूनिफाई करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब जब विक्टर एमानुएल पे ये जिम्मेदारी आई तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कैवियर को ढूंढा, उनको पकड़ा, उनसे कहा कि भैया अब क्या करो, आप जो है हमारी हेल्प करो। ठीक है, तो जो कैवियर थे वो क्या थे, वो ना ही रिवॉल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे। ठीक है, वो किसी से मतलब नहीं था, उनको इटली से कोई मतलब नहीं था, उनको किसी अदर कंट्री से वो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। वो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से बोलते थे। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने फ्रांस के साथ अपने रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाते हुए कैवर ने क्या किया, कैवर ने हेल्प की सर्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा की, और ये लोग ऑस्ट्रिया को जीत लिया इन्होंने। कब, 1859 में लड़ाई हुई सर्डिनिया पिडमॉन्ट में, और ऑस्ट्रिया में उस समय किसका शासन था, हैब्सबर्ग का। तो हैब्सबर्ग एम्पायर से इन लोग की लड़ाई हुई और किसकी जीत हुई, सर्डिनिया पिडमॉन्ट की। अब जो ऑस्ट्रिया वाला रीजन था, मतलब जो नॉर्थ वाला रीजन था, वो इटली के अंडर में आ गया। बचा कौन सा, सेंट्रल रीजन और सदर्न रीजन। देखो अब आते हैं गिज़ेप्पे गैरिबाल्डी। गिज़ेप्पे गैरिबाल्डी के पास एक अच्छी खासी सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लिया और वो कहाँ गए, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, जो कहाँ पे है, साउथ इटली में है। ठीक है, वहाँ पे गए। वहाँ पे पता है आपको कि 2 सिसिलीज में किसका शासन था, स्पेन के बर्बन रूलर्स का शासन था। ठीक है, तो वहाँ पे जाके गिज़ेप्पे गैरिबाल्डी ने सबसे पहले तो लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट हासिल किया। ठीक है, उसके बाद लोकल पीजेंट्स के सपोर्ट से गिज़ेप्पे गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के साथ मिलकर स्पेनिश रूलर्स को हरा दिया, और पूरे स्पेन में किसका शासन हो गया, विक्टर एनामल II का। कब, 1861 में। अब यूनिफाई तो हो गया इटली, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट थी। जब वहाँ पे गिज़ेप्पे गैरिबाल्डी उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उन लोगों का थोड़ा सा कहते हो ना करेज को बूस्ट करने के लिए नारा देते हैं इटालिया का, मतलब जैसे हमारे यहाँ करेज को बूस्ट करने के लिए भारत माता की जय बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे इटालिया नारा दिया जाता है। किसके द्वारा, गैरिबाल्डी के द्वारा। तो वहाँ के लोग क्या समझते हैं कि ला इटालिया का मतलब है विक्टर एनामल की वाइफ, मतलब ला इटालिया विक्टर एनामल की वाइफ का नाम है। सोचो, वो लोग इतने ज़्यादा इलिटरेट थे, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इटली यूनिफाई हो गया। उसके बाद आती है बारी ब्रिटेन की। तो यहाँ पे दिया है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखो ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में
उस समय 4 एथनिक ग्रुप्स थे। कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ठीक है, सबका अलग अलग कल्चर था, सबका अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, और उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा रिच कौन थे? इंग्लिश थे। अब इंग्लिश लोग अपना वो चाहते थे ना कि उनका दबदबा बना रहे, तो इंग्लिश पार्लियामेंट बना, और इंग्लिश पार्लियामेंट ने सबसे पहले अपने आप को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आज़ाद कराया। कब? 1688 में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, एक एक्ट ऑफ यूनियन बनता है 1707 में। किसके किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और जिससे बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये दोनों को मिला के हमारा बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो इसका ये मतलब था कि इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। मतलब अब इंग्लैंड अपनी इन्फ्लुएंस को इम्पोज कर रहा था किस पे? स्कॉटलैंड पे। ठीक है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट पे डोमिनेशन था, मतलब डोमिनेट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स। ठीक है, किसको डोमिनेट किया जाता था? उसमें डोमिनेट किया जाता था स्कॉटिश लोगों को। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी। तो इसके बाद क्या होता है कि जो स्कॉटिश हाईलैंड्स थे, मतलब ऐसे लोग जो जिनके पास स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाई कि नहीं भैया, हम इंग्लिश मेंबर्स के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? इंग्लिश मेंबर्स ने पहले तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स से कहा कि आप अपनी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, आप अपना नेशनल ड्रेस को नहीं पहन सकते। ठीक है, उनकी लैंग्वेज को बैन कर दिया गया, उनके नेशनल ड्रेस को बैन कर दिया गया, और जो लोग इसको नहीं मानते थे ना, जो लोग अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते थे, उनको फोर्सिबली उनके होमलैंड से दूर भेज दिया जाता था, मतलब उनको देश से निकाल दिया जाता था। तो इस तरह क्या था, स्कॉटलैंड तो किसके अंडर में आ गया? इंग्लिश लोगों के इंग्लैंड के अंदर में आ गया। अब बारी आई आयरलैंड की। तो आयरलैंड में देखो दो क्रिश्चियन ग्रुप्स थे। कौन कौन से? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मेजॉरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे, मतलब प्रोटेस्टेंट्स की संख्या क्या थी? कम थी। तो इंग्लिश जो थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट की हेल्प की। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट और इंग्लिश लोगों ने मिलके कैथोलिक्स को हरा दिया, कैथोलिक से लड़ाई लड़ी और हरा दिया। हालांकि कैथोलिक लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि वो रिवॉल्ट करें, जीते। उसी में से एक कैथोलिक थे वोल्फटोन, उन्होंने 1798 में कोशिश की थी, मगर वो हार गए। तो इस तरह आयरलैंड को भी फोर्सिबली, मतलब ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया गया 1801 में। इस तरह एक न्यू ब्रिटिश नेशन बना। ब्रिटिश नेशन मतलब उसमें आपका कौन आ रहा था? अब आयरलैंड भी शामिल हो गया था। अब इससे इंग्लिश कल्चर को, और इसमें इन सारी जगहों पे किसका डोमिनेशन था? इंग्लिश कल्चर का डोमिनेशन था। अब इंग्लिश कल्चर को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना शुरू की। सबसे पहले तो एक सिंबल लाया गया, ब्रिटिश फ्लैग, जो आप देखते हो आज, उसको यूनियन जैक भी बोलते हैं। जैसे हमारे फ्लैग को ट्राई कलर बोलते हैं ना, तिरंगा बोलते हैं, वैसे ही ब्रिटिश फ्लैग को यूनियन जैक बोलते हैं। नेशनल एंथम बना गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह आपका जो कह सकते हो आप कि ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हो गया।